ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब यही होता है ना। अभी हमने अभी के सीजन में हमने राइस लगा रखा है, ओके। राइस जैसे ही कटेगा वहां पे हम राइस नहीं लगाएंगे, वहां पे हम प्लांट करेंगे व्हीट। इससे क्या होगा, जो कीड़े मकोड़े थे और राइस को डैमेज कर रहे थे वो क्लास व्हीट चल को रहा है डैमेज मेरा। नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो ये फायदा होता है, इस चीज को हम लोग कहते हैं क्रॉप रोटेशन। नाउ व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग मीन? मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होगा अभी देखते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग कहने का मतलब एक पार्टिकुलर फील्ड में, है ना, एक पार्टिकुलर फील्ड में अलग अलग प्रकार के, हाँ अलग अलग, हाँ अलग अलग प्रकार का क्रॉप रोपाई कर देना, ठीक है। जैसे कि हमने व्हीट प्लांट करा, व्हीट के साथ साथ हमने मस्टर्ड भी प्लांट करा। व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिसिंग दिस? एडवांटेज ये होगा कि कुछ कीड़े थे, ठीक ना, कुछ पैथोजेंस थे जो कि इसको, ये येलो वाला जो पौधा है ना, इसको डैमेज पहुंचा रहे, ठीक ना। कुछ पैथोजेंस येलो वाले को डैमेज पहुंचा रहे, ओके। और कुछ पैथोजेंस या फिर कुछ कीड़े मकोड़े ये ब्लू वाले को नुकसान पहुंचा रहे। तो होगा क्या, हो सकता है, चांसेस इज देयर दैट ये वाला कीड़ा इसको नुकसान पहुंचाए, ये वाला कीड़ा इसको नुकसान पहुंचाए, है ना, ओके। तो इससे क्या होगा, कम से कम एक क्रॉप तो बचा हुआ रहेगा हमारा, और इसको कोई क्रो वगैरह खा जाएगा, कोई दूसरा चिड़िया खा सकती है, या फिर ये भी चांसेस बनता है कि मान के चलो इसको खाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक कीड़ा को खाने के लिए कोई बर्ड आ रहा था, इसको खाने के लिए आ रहा था, ठीक ना, जो पिंक कलर, ये जो ब्रिंजल कलर का मैंने बनाया है कीड़ा, इसको खाने के लिए कौवा आ रहा था। उसने देखा कि दूसरा प्रकार का भी कीड़ा यहाँ पे पड़ा है, तो इट विल स्टार्ट फीडिंग ऑन दिस ऑल्सो, है ना। खाने आया था एक को, पता चला यार दूसरा भी अवेलेबल है यहाँ पे, चलो हम इसको भी खा जाते हैं। तो ये भी फायदा होता है इसका, ठीक है, ये फायदा होता है मिक्स क्रॉपिंग का, है ना। तीसरा है क्या, फील्ड फॉलो। फील्ड फॉलो कहने का मतलब होगा, फॉर एग्जाम्पल इन दिस ईयर मीन्स 2020 में हमने क्या करा, यहाँ पे क्रॉपिंग करी इस एरिया में, वी प्लांटेड सम क्रॉप हियर, ठीक है। 2021 में हम क्रॉपिंग नहीं करेंगे, 22 में भी क्रॉपिंग नहीं करेंगे, 23 में जाके क्रॉपिंग करेंगे। तो इससे होगा क्या, जो 2020 में कीड़े थे, वर्म्स था ना, वो अपना एग भी छोड़ देता है खेत में। अब चूंकि एग को 2 साल तक कोई भोजन ही नहीं मिलेगा, तो उसका एग भी अल्टीमेटली क्या करेगा, किल हो जाएगा, मर जाना है ना। एंड इन 2023 वी विल प्लांट द अनदर क्रॉप और सेम क्रॉप वी कैन। तो इससे क्या होगा, कीड़े मकोड़े पूरा खत्म हो रखा है, स्पेसिफिक कीड़े मकोड़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चूहा वगैरह सब उस एरिया से खत्म हो रखा है। तो ये एडवांटेज होता है आपका फील्ड फैलो से। चलो तीनों का मतलब बता दिए, ठीक है। दूसरा स्ट्रैटेजी है सोइंग हेल्दी सीड्स एंड समर प्लाविंग। हेल्दी सीड का एडवांटेज बता चुके हैं। समर प्लाविंग कहने का मतलब होता है गर्मी के समय में, ठीक है, गर्मी के समय में फील्ड को प्लाव कर देंगे। फील्ड को प्लाव करने से गर्मी में क्या फायदा होगा, मिट्टी के अंदर एग प्रेजेंट रहते हैं, लार्वा प्रेजेंट रहते हैं कीड़े मकोड़े के, ठीक है। क्या प्रेजेंट रहते हैं, एग, ठीक ना, एग प्रेजेंट रहेंगे, एग एंड लार्वा। सो एग और लार्वा दोनों फील्ड हो जाएंगे, ठीक है। एग और लार्वा, समर प्लाविंग के चलते गर्मी होता है, सनलाइट स्ट्रॉन्ग रहता है, उस समय हीट रहता है ना। एग और लार्वा बाहर आ जाएंगे, ऊपर की ओर आ जाएंगे, सरफेस के ऊपर, जो कि धूप से, है ना, मर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइट से मर सकते हैं, या फिर उनको दूसरा कोई चिड़िया वगैरह खा जाए। ये फायदा होता है समर प्लाविंग से। यूज ऑफ पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट, इसका मतलब बताते हैं। यूज ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, है ना। हाइब्रिड प्लांट होते हैं ये, फॉर एग्जांपल ये एक पौधा है, ठीक ना, ये एक पौधा है, इस पौधे पे
कोई भी कीड़ा का असर नहीं पड़ेगा, है ना। ये इंसेक्ट जो है, ये इंसेक्ट इसको खा नहीं पाएगा, इसको खा नहीं पाएगा। हमने इस पौधे को तैयार किया है रिसर्च करके, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग से, हाइब्रिडाइजेशन से हमने इस तरीके का पौधे को राइज करा है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड प्लांट। तो हाइब्रिड क्रॉप का हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। एक पौधे का नाम बता रहे हैं, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट, दैट इज कॉल्ड बीटी प्लांट, ठीक है। बीटी प्लांट, हाइब्रिड प्लांट एक बार और बता दीजिए ना। आप बताते हैं हाइब्रिड प्लांट क्या होता है। एक बीटी प्लांट हम एग्जांपल दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेबो फ्रंजियंसिस प्लांट। इधर आओ। ये एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है ना। बीटी ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल क्या एक जरूरत है प्लांट सबके है मोबाइल से दूसरे का अकाउंट देखना? जिसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, यहाँ बात कर रहे हैं, हम तुमसे बात कर रहे हैं, ठीक है। चाहे तो अभी मार खिलवा सकते हैं, इधर आओ। Who's this boy? आयुष। ठीक है, क्वेश्चन पूछना होगा, अनम्यूट करके पूछ लेंगे, ओके। हाँ, ये इसको बीटी एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट है, बीटी ब्रिंजल मैंने नाम दिया, और जिसमें नेचुरली कीड़ा नहीं लगता है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज हाइब्रिड। आपको हाइब्रिड जानना है, ठीक है। बता रहे हाइब्रिड क्या होता है, देखेंगे यहाँ पे। हाइब्रिड क्लास 3 हाइब्रिड जानना है ना तुम्हें। हाइब्रिड प्लांट क्या होता है सुनेंगे। हाइब्रिड प्लांट, ठीक है, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, ओके। हाइब्रिड प्लांट, फॉर एग्जांपल ये एक पौधा है, दिस इज अनदर प्लांट, ठीक है। प्लांट ए एंड प्लांट बी, है ना। इस प्लांट में बहुत अच्छा फल लग रहा है, ठीक है ना। इस प्लांट में बहुत ही अच्छा फल लग रहा है, फ्रूट का क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छा है। इट हैज ग्रेट और गुड अमाउंट ऑफ और बेस्ट क्वालिटी ऑफ fruit in it. Fruit. It has best quality of fruit. While this plant has disease resistance capacity. ये एक पौधा है जिसमें बीमारी से लड़ने की टेंडेंसी है। It is a plant having disease resistant capacity. Disease resistant. Disease resistance कहने का मतलब बीमार ना पड़ना, है ना, जल्दी बीमार ना पड़ना, या बीमारी से दूर रहता है, बीमार नहीं होता है, कोई पार्टिकुलर डिजीज इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन इसके पास कोई फ्रूट नहीं है, नो फ्रूट एट ऑल। सो व्हाट वी डू इन ऑर्डर इनटू आवर डिजायर प्लांट, है ना, वी परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन। वी परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ two characters into a single plant, from two different parents, इसको हम लोग कहेंगे हाइब्रिड। इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। और एक जो नया पौधा आया, ये सिंगल पौधा आया, इस सिंगल पौधा को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड। HYBRID। समझ में आया क्या है हाइब्रिड? हाइब्रिड ये एक न्यू पौधा है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे ए पौधा है, बी पौधा है, एक नया पौधा आ गया,
ठीक है ना, दोनों को मिक्स करके, दोनों का कैरेक्टर को मिक्स करके हमने एक तीसरा पौधा राइज करा, वो तीसरा पौधा हो जाएगा सी प्लांट, ठीक ना, सी प्लांट, दिस इज सी प्लांट, ये हाइब्रिड प्लांट है, इसको हाइब्रिड कहते हैं। आप सब्जी लाने जाते हो, गए हो मम्मी पापा के साथ, तो सुने होंगे सब्जी वाले को जाते हुए, ये हाइब्रिड क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है, कीड़े नहीं होंगे इसमें, है ना, अच्छा न्यूट्रिशन होगा इसके अंदर। तो हाइब्रिड, इसको हम लोग बना रखे हैं आर्टिफिशियली, दो क्रॉप का कैरेक्टर मिक्स कर रखते हैं ना, प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाइब्रिड। तो आज के डेट में बहुत सारा वेजिटेबल्स, बहुत सारा सीरियल, पल्सेस, ओके, अवेलेबल है जो कि हाइब्रिड, हमने दो बेस्ट क्वालिटी को एक पौधे के अंदर डाल रखा है ना। इसको करने के लिए बहुत समय देना पड़ता है ना। एक का हम लोग पॉलन ग्रेन लेते हैं और दूसरे का ओवा लेते हैं, एक का फीमेल गैमेट लेंगे और दूसरे का मेल गैमेट लेंगे, आर्टिफिशियल हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं, ये भी एक टेक्निक है। वी डू पॉलिनेशन, ये जानोगे आप लोग क्लास 12। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझ में आया? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है अपने क्रॉप को बचाने के लिए? और दूसरा तरीका क्या है? हाँ, सी also need to be protected by grazing animals, raising wire fence and boundary walls. समझ में आ गई है? Birds are scared away by rising scarecrow and beating of drums. Scarecrow समझते हो क्या होता है? ये होता है खेतों में, इस तरीके से देखे होंगे आप लोग, खेतों में इस तरीके से लगाया जाता है ताकि जानवर वगैरह, चिड़िया वगैरह देख के डर जाए, भाग जाए, है ना, क्रॉप को डैमेज ना पहुंचाए इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड स्केयरक्रो। कौवे वगैरह को ना, जानवरों को भगाने के लिए इस तरीके से कुछ रखा जाता है खेतों में ना। दूसरे, हाँ 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 बोलो। इस तरीके से जानवरों को लगता है कि वहां पे कोई इंसान है, कोई आदमी है, जाएगा नहीं वो लोग खाने के लिए, है ना। दिस इज कॉल्ड स्केयरक्रो। ठीक है, और कुछ पूछना है? यस, यू आर आस्किंग समथिंग? नो सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। स्केयरक्रो ये हो गया। बीटिंग ड्रम्स, फायरिंग के क्रैकर्स, है ना, डंडा से भगाना, सो मेनी स्ट्रेटेजीज आर देयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्टिगेशन क्वेश्चन देखते हैं। फर्टिगेशन का मतलब होता है ड्रिप इरिगेशन के दौरान ना पानी में फर्टिलाइजर्स को मिक्स करके अलाउ कर देंगे कि रूट तक चला जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिगेशन। ठीक ना, एक लाइन में कहेंगे तो लिख सकते हो इसका डेफिनेशन इस तरीके से। इट इज क्या बोलेंगे, the apply of fertilizer along with irrigation. ना, इरिगेशन का मतलब होता है सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड। विच टाइप ऑफ सॉइल रिक्वायर मोर वाटर फॉर इरिगेशन? सैंडी सॉइल को ज्यादा पानी चाहिए होता है ना इरिगेशन के लिए, सैंडी सॉइल। हाँ, मेंशन 3 वे ऑफ रिमूविंग वीड फ्रॉम द क्रॉप फील्ड। मैनुअल हो सकता है, हाथ से करेंगे, ठीक है, प्लाविंग कर देंगे, और तीसरा है पेस्टिसाइड का इस्तेमाल। राइट द नेम ऑफ 2 कॉमन वीड फाउंड इन द फील्ड। चिनोपोडियम दे दो, अमरंथस दे दो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्रॉप तैयार हो गया, अब ये उसमें फल लग चुके हैं, लगने के बाद मैच्योर हो गया है, जिसको हम लोग लेमन भाषा में बोलते हैं पकना। ठीक है, पक चुका है, फल अब पक चुका है, मैच्योर हो गया है, येलो हो गया है। अब उसको हमें काटना है, खेत से काट के हमें घर पे लाना है। तो अनदर प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस इज हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग इज द कलेक्शन ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप, मैच्योर्ड ग्रेन, that is called harvesting. The
cutting and gathering of crops after its maturation is called harvesting, है ना। देखे होंगे आप लोग इस तरीके से काम खेतों में कभी गाँव गए होंगे तो राइस हार्वेस्ट। You might have seen them show harvesting rice harvesting, इसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। कहाँ गया ये, ठीक है। Here the lady is cutting the paddy plant with the help of sickle ना, हंसुआ जिसको कहती है। देखो this man is chopping down the rice plant, ठीक है, paddy plant with the help of sickle, इसको हम लोग कहते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है। दिस पार्टिकुलर स्टेप इज कॉल्ड हार्वेस्ट। यहाँ पे खेतों से फसल को काटा जाता है, ठीक है। काटने के बाद इसमें से सीड्स को अलग किया जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रैशिंग। सी हियर द थ्रैशिंग इज गोइंग ऑन। थ्रैशिंग कहने का मतलब होता है बीट करके, ठीक है, पौधे को मैकेनिकली पिटाई करके, पटक कर, ठीक है ना, फोर्स लगा कर ग्रेन्स को अलग कर लेना। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रैशिंग। तो थ्रैशिंग कहते हैं। देखो यहाँ पे थ्रैशिंग करी जा रही है, ठीक है। जो धान का पौधा है ना, उसको मैकेनिकली पीट पीट कर ग्रेन्स को निकाला जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रैशिंग। इसको देखो पैरों से कुचला जा रहा है, ठीक है, पैरों से कुचला जा रहा है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। दिस इज अनदर प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है ना। अच्छा प्रोसेस है। आई एम लुकिंग दिस प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम, डेंजर है लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। सो हार्वेस्टिंग का मतलब समझा दिया, ओके। हाँ, एक चीज और बता दे, मेनी फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद हार्वेस्टिंग सीजन सच एज बैसाखी, बिहू, ओणम, पोंगल, होली। हाँ, ये ध्यान से देखेंगे। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो किसान मेहनत किया है, ठीक है, 3 महीने तक जो वो काम करा है कंटिन्यूसली, उस काम का अब फल मिलने वाला है, रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो किसान बहुत खुश होते हैं, उनके पास समय भी रहता है थोड़ा दिन का, क्योंकि क्रॉप वगैरह कट चुके हैं, है ना, अच्छा खासा फसल हुआ है, हैप्पीनेस का समय होता है ना। तो फार्मर्स दे यूज टू एंजॉय दिस सीजन, ना। तो वो सीजन में बहुत सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, और जानबूझ के इस फेस्टिवल को उसी सीजन में रखा जाता है, रखा गया है, बहुत पहले से रखा गया है ना। जैसे कि बैसाखी है, बिहू है, ओणम है, पोंगल, होली, दिवाली, है ना। जैसे कि होली है, होली फेस्टिवल एंजॉय करते हैं हम लोग जब रबी क्रॉप कट जाता है ना, जब कटने वाला होता है उसके आसपास ये सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, दिवाली अगेन ये धान धान अभी जो खरीफ क्रॉप है उसके कटने के आसपास का फेस्टिवल है। बैसाखी, बिहू, ओणम, पोंगल, जैसे कि कहते हैं ना मकर संक्रांति, है ना, इसके दौरान का है ये फेस्टिवल। चलिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर जनरली हैंड पिक्ड व्हेन राइप, ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। सम क्रॉप रिक्वायर स्पेशल हार्वेस्टिंग मशीन। कॉटन को, कॉर्न को हम लोग हैंड मैनुअली नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, क्योंकि बहुत लार्ज एरिया में ग्रो करता है। बताइए, खुद से पढ़ेंगे, वो कोई खास नहीं है। नेक्स्ट इज थ्रैशिंग। थ्रैशिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ सीड और ग्रेन फ्रॉम प्लांट। जो पौधे को काटे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्लांट, ओके, दिस प्लांट हैज द ग्रेन, ये ग्रेन से धान की बालियां देखे होंगे आप लोग ना, इस ग्रेन को यहाँ से निकालना है। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, हम इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। वी नीड ओनली सीड ऑफ दिस प्लांट, है ना। तो इस सीड को अलग कैसे करेंगे? इसको पटक दो जमीन पे, हो जाएगा, थ्रेशर में डाल दो, है ना, इसमें डाल दो,
हम लोग हार्वेस्ट कर लेंगे, मतलब सॉरी वी कैन गैदर द हेवी सीड फ्रॉम देयर, और ये बाहर रह जाएगा, ये पशुओं को खाने के लिए रखते हैं। यहाँ पर एक मशीन दिया हुआ है कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है एक मशीन जिसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों हो। थ्रेशर में सिर्फ और सिर्फ ग्रेन्स को रिमूव कर दिया जाता है आफ्टर गेटिंग इट फ्रॉम द फील्ड। आगे बढ़ते हैं। हाँ, थ्रेशिंग के बाद क्या करना होता है, हमारे पास ग्रेन्स रहते हैं, ठीक है, दीज आर ग्रेन्स, है ना, और इन ग्रेन्स में फंसे हुए रहते हैं बहुत सारे इम्प्योरिटीज, हस्क वगैरह, डस्ट वगैरह, बहुत सारे इम्प्योरिटीज इसमें रहते हैं। तो हमें ग्रेन्स को अलग करना है इन हस्क से। तो क्या करते हैं, ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग चीजों को अलग करने के लिए, ग्रेन्स को अलग करने के लिए। देखो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वन फार्मर ही इज विनोइंग द मिक्स्ड ग्रेन, है ना। ऊपर हाइट थोड़ा मेंटेन करे हैं, यहाँ से विंड ब्लो होता है, यहाँ से हवा बहाया जाता है, नेचुरली बह रहा है तो ठीक है, अदरवाइज अ फैन इज यूज्ड, है ना, एक पंखे का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ से विंड दिया जाता है। क्या होगा, जो हल्का पार्टिकल्स होगा, ये लाइटर पार्टिकल्स दूर चले जाएंगे, और ये जो हेवियर है, ठीक ना, हेवियर जो है वो इधर ही कलेक्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग, है ना। चाफ को हटाना, ग्रेन चाफ मिक्सचर, ग्रेन हो गया, इस हस्त को चाफ भी कहते हैं, हल्का होता है चाफ ना, वो अलग हो जाएगा, ठीक है, हल्का होता है, हवा उसको उड़ा के लेके चला जाएगा। हमारा ग्रेन भारी होता है, वो नीचे इकट्ठा होता चला जाएगा। आई हैव डन दिस, ठीक ना, इन 2013, okay, in December season 2013 I have practiced this। हमने ये प्रोसेस को फॉलो करा है, किया है मैंने, है ना। ओके, चलिए, ये हो गया विनोइंग। नेक्स्ट इज स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज कहने का मतलब होता है, ये जो ग्रेन है, इस ग्रेन का इस्तेमाल हम लोग 1 महीने के अंदर नहीं करते, सालों भर इसका इस्तेमाल करना होता है। सालों भर इस्तेमाल करना है, इट मीन्स वी हैव टू स्टोर दिस ग्रेन प्रॉपरली। कीड़े मकोड़े ना लगे, चूहे ना खाए, बरसात से बचाए, गर्मी से बचाए, लाइट से बचाए इसको, है ना। तो इसको बचाने के लिए वी स्टोर इन ए प्रॉपर कंडीशन, वी स्टोर इन ए सेफ प्लेस, है ना। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्टोरेज, ठीक है। स्टोर करने के लिए बहुत बड़े बड़े सिलोस बनाए जाते हैं, यहाँ पे होगा कहीं पे डायग्राम वगैरह होना है इसमें। ये देखो सिलोस कहते हैं इसको, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, ठीक। गवर्नमेंट के पास इस तरीके के कंटेनर्स होते हैं जिसमें ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, राइस, पेडी, व्हीट, है ना, ग्राम, ओके, इन सभी को स्टोरेज किया जाता है। ये ग्रैनरीज है, गोडाउन्स होते हैं, गोडाउन्स के अंदर भी इस तरीके से स्टोर किया जाता है ना। बिहार में ट्रेडिशनली एक कंटेनर बनाया जाता था मिट्टी से, है ना, उसमें ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था, ठीक है। उसको हम लोग कहते थे भाड़ी। लेट मी चेक दिस पिक्चर इज अवेलेबल और नॉट। तो ठीक, ये बिहार में बनाया जाता था। लेट मी सी यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। चलो, भाड़ी भी है, तो भी है, भाड़ी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल सिलोस, ठीक है, मिट्टी से बनाया जाता था जिसमें ग्रेन्स को रखा जाता है। ये इस तरीके से, ये स्ट्रक्चर देखो आप लोग, आई गेस यू माइट हैव सीन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ये यस सर। इस तरीके से मिट्टी से बनाया जाता है, गांव में गए होंगे आप लोग तो देखे होंगे,
क्या कहते हैं इसको, ये वाला स्ट्रक्चर, ये मिट्टी से बनता है ये ना, हमारी दादी बनाया करती थी, इसमें ग्रेन वगैरह रखा जाता था, है ना, इस तरीके से मिट्टी से बनाती थी। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से ना, ये मिट्टी से बनाया गया है। जैसे आप लोग देखते होंगे छोटा छोटा पोट वगैरह देखते हैं, है ना, वो पोट इतना छोटा सा है, और ये जो हम पहाड़ी बोल रहे हैं ना, ये लगभग 10 फीट का बनाया जाता था, मिट्टी से बनाया जाता था घर के अंदर। ठीक, नहीं है यहाँ पे वो स्ट्रक्चर, नहीं है, अब बनना बंद हो गया, तो कोई पिक्चर डाला नहीं है गूगल पे, है ना, इसके अंदर रखा जाता है। और पहाड़ी को रेगुलेट करती थी, जो घर में सबसे बूढ़ी औरत रहती थी वो रेगुलेट करती थी। उस भाड़ी में अनाज डालने के बाद उसको सील किया जाता था मिट्टी से, उसको खोलने का अथॉरिटी बस मालिक को ही होता था, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारी हो गया, हाँ, कि क्या प्रॉपर स्टोरेज ऑफ नेसेसरी, सॉरी, हाँ, प्रॉपर स्टोरेज इज नेसेसरी टू गेट सीजनल फूड रेगुलर थ्रू आउट द ईयर। जैसे मैंने बोला ना, फूड ग्रेन तो हमने पा लिया, तब क्या उसको खा के खत्म कर देंगे 10 दिन में, 1 महीने में? नहीं, स्टोर करके रखेंगे, सो दैट वी विल बी एबल टू कंज्यूम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट थ्रू आउट द ईयर, है ना। मान चलो कुछ दिन बाद धान आएगा नया, हम थोड़ी ना दिसंबर तक खा के खत्म कर देंगे उसके राइस को, चावल को, रखते हैं ताकि हम साल भर भी खा सके। स्टोरेज करना जरूरी होता है, ठीक है ना। फ्रेशली हार्वेस्टेड हैव सम मॉइस्चर, जो फ्रेश हार्वेस्ट कर रखते हैं फूड ग्रेन्स को, उसमें पानी रहता है, मॉइस्चर रहता है, तो उसको स्टोर करने से पहले हम सुखा देते हैं। सुखाते इसलिए ताकि पानी हट जाए, पानी हटने से कीड़े मकोड़े लगने का चांसेस कम रहता है, बैक्टीरिया लगने का चांसेस कम रहता है, फंगस लगने का चांसेस कम रहता है, सड़ने का चांसेस कम रहता है, इसलिए सुखा देते हैं। then they may get spoiled and lost their germination capacity, ठीक ना। hence before storing them the following precautions must be taken, सड़ने से भी बचाना है, और इसलिए भी करते हैं ताकि जर्मिनेट ना करे। यदि उसमें पानी रहेगा ना सीड के अंदर तो जर्मिनेट कर जाएगा, इसलिए भी हटा देते हैं, कम पानी में वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा, सड़ भी नहीं पाएगा, फंगस बैक्टीरिया उसको अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, वेरी गुड, ये अच्छा लाइन लिखा है यहाँ पे, spoilage and lost their germination capacity, है ना। so कुछ प्रिकॉशन लेना होता है while storing the grain, those precautions are, ठीक ना। देखो, grain should be safe from moisture, नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, कीड़े मकोड़े नहीं लगने चाहिए उसमें, चूहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूर होना है ना। इसको धूप में अच्छे से सुखाना है, ठीक है। इसको हम लोग जूट बैग में या मेटालिक बीन्स में हम स्टोर करते हैं ताकि चूहा छेद करके ना पहुंच जाए वहां पे, है ना। जूट बैग सड़ता नहीं है जल्दी, प्रॉपर एरिएशन होता है इसमें, एयर वगैरह पैसेज आसानी से होता है ना। सिलोस, बड़े बड़े कंटेनर्स को सिलोस कहते हैं, ग्राइनरीज एंड गोडाउन्स, डायग्राम दिखाएं, केमिकल ट्रीटमेंट करना होता है, FgCl2 के साथ मिक्स करके रख सकते हैं, नीम का पाउडर के साथ मिक्स करके डाला जा सकता है ना। तुलसी पाउडर, तुलसी पत्ते के साथ स्टोर किया जा सकता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, नीम लीफ कैन बी यूज्ड स्टोरेज ड्यूरिंग द ग्रेनेड फॉर्म, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टोर्ड फूड, कौन से चीज हमारे स्टोर्ड ग्रेन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक ना। कीड़े मकोड़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइट्स, टर्माइट्स वगैरह होते हैं, चिड़िया, चूहे, दूसरे एनिमल्स, है ना। पानी वगैरह, ठीक ना। और ज्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, ये हमारे नुकसान कर सकते हैं स्टोर्ड प्रोडक्ट को, स्टोर्ड ग्रेन्स को, ठीक है। बफर स्टॉक क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक ना। बफर स्टॉक एक गवर्नमेंट का स्टॉक होता है फूड ग्रेन का, जिसका इस्तेमाल होना होता है इमरजेंसी के दौरान। मान के चलो बाढ़ आ गया, आग लग गया, वार हो गया, पैंडेमिक डिजीज हो गया, अभी कोरोना चल रहा है, अभी वुहान वायरस के चलते, देखो चाइनीज वायरस के चलते
सब चीज पे असर आया है, हो सकता है आगे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन ना हो, तो हम लोग इस बफर स्टॉक का इस्तेमाल करेंगे, है ना, कुछ दिन तक जीवित रहने के लिए। इसको बफर स्टॉक, ठीक ना। सर वो रखे रखे खराब नहीं होता है? क्या क्या सर रखे रखे खराब नहीं हो जाता है नहीं, वो? हाँ तो उसको अगर हर यूज साल नहीं हम लोग होगा चेंज तो? करते हैं ना, हर साल चेंज करते हैं। मान के चलो कि हमने 2020 के लिए फूड स्टोर करके रखा है ना, अब 2020 में वो बफर स्टॉक इस्तेमाल नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, उसको मार्केट में बेच देंगे और उसकी जगह पे नए प्रोडक्ट रख देंगे, नए ग्रेन्स को रखते हैं। वी कीप ऑन रोटेटिंग इट, कीप ऑन चेंजिंग इट, कीप ऑन रिप्लेसिंग इट, है ना। ऐसा तो जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब से एफसीआई बना होगा, बफर स्टॉक बना होगा, उससे तो उसके बाद से तो, या फिर उस समय से लेके आज तक कोई ऐसा डिजास्टर हुआ ही नहीं, तो क्या उसी समय का अभी भी ग्रेन्स रखा होगा? नहीं, हर साल चेंज होते रहता है, हर साल सर उसको बेच दिया जाता है क्या? क्या क्या बेच दिया जाता है या फिर बांट दिया जाता है, ठीक है, बेचेंगे भी लो प्राइस पे, बाद बेच देंगे। जैसे कि ओके। सुने हो ना कि राशन मिल रहा है, राशन बटा रहा है एक कार्ड पे, राशन कार्ड सुने हैं ना, राशन यस। कार्ड, चावल मिलता है, गेहूं मिलता है ना, और भी दाल वगैरह, चना वगैरह मिलता है, तो इन्हीं सभी गोडाउन से बेच दिया जाता है और उसकी जगह पे नए क्रॉप्स को भरा जाता है। ये सरकार का काम होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम होता है कि इस चीजों को करते रहेंगे कंटिन्यू, है ना। कभी कभी क्या करते हैं लोग, छोड़ देते हैं, 2 साल 3 साल तक का चीज छोड़ देते हैं, है ना। जो निम्न क्वालिटी का हो गया, जो पुअर क्वालिटी का हो गया, वो तो सस्ता बिकेगा, है ना, छोड़ देते हैं गोडाउन में से। और सरकार महंगा खरीदती है ना, वो महंगा खरीदती है और कर्मचारी लोग महंगा बेच देते हैं और ये दिखाते हैं कि हमने पुराने क्रॉप को रिप्लेस कर दिया, तो इससे वो लोग का ब्लैक मनी आता है, फायदा होता है ना। इसलिए तो कभी कभी न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह दिखाते होंगे, ये देखो एफसीआई का फोटो, जहाँ पे सड़ा सड़ा सा गेहूं फेंका जा रहा है, सड़ा हुआ धान फेंका जा रहा है, चावल फेंका जा रहा है, कैसे सड़ गया भाई? हर साल यदि आप रोटेट करते तो सड़ता नहीं ना, है कि नहीं है? इसका मतलब आप कितना सालों से रखे हो, यस। तो रिप्लेस नहीं किए, उसको बेचे नहीं आप, और जो नया सरकार से खरीदना था खरीद तो लिए और आप बेच भी दिए, महंगे दाम में खरीदे, महंगे में बेच दिए, है ना। और जो जो बफर स्टॉक था, जो रहना चाहिए स्टोरेज इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, वो तो वैसे का वैसे ही पड़ा है ना, वैसे ही पड़ा है, उसमें कमी नहीं, क्वांटिटी में कमी नहीं है, क्वालिटी घट गया, पुराना हो गया, सड़ने लगा, है ना। क्योंकि इसका मतलब कि डिजास्टर हर साल नहीं आता है, इसलिए लोग इसका फायदा उठा लेते हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं। देखिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स which have high water content, या देखो फ्रूट एंड वेजिटेबल हाई वाटर कंटेंट, स्टोरेज 0 to 1 डिग्री टेम्परेचर, कोल्ड स्टोरेज में हम रखते हैं, जिसको बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में हम फलों को रखते हैं, सब्जियों को रखते हैं, क्योंकि सब्जी वगैरह हम चारपाई के नीचे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्याज वगैरह देखे हो ना घर में, प्याज लहसुन आलू चारपाई के नीचे हम लोग रख सकते हैं, महीने 2 महीने तक रख, उससे ज्यादा दिन तक रखेंगे तो जर्मिनेशन होने लगता है ना, है ना। लेकिन यदि आपको ज्यादा समय तक इस्तेमाल करना है, 6 महीने इस्तेमाल करना, 8 महीने इस्तेमाल करने हैं, देन व्हाट यू विल डू, you have to minimize their enzymatic activity, ना। So how you can minimize their enzymatic activity? By keeping it in fridge, ठीक ना, फ्रिज में रखेंगे तो भैया हमारे पास क्विंटल्स ऑफ क्विंटल्स वेजिटेबल है, टन्स ऑफ टन्स वेजिटेबल्स है, फ्रिज तो छोटा सा है, उसमें नहीं रख सकते, तो हम लोग कोल्ड स्टोरेज क्रिएट करते हैं, बड़ा सा घर होता है, बहुत बड़ा सा घर होता है, गोडाउन की तरह। रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले देखते होंगे एफसीआई का गोडाउन होता है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का गोडाउन होता है, उतने बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, उसमें ठंडा करने का व्यवस्था रहता है, उसमें हम ग्रेन्स को रखते हैं, वेजिटेबल्स को रखते हैं, खास करके वेजिटेबल्स को रखते हैं, फलों को रखते हैं, है ना। लो टेम्परेचर पर रखने से कीड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव रहते हैं और सड़ाते नहीं। Drying, cleaning and freezing are some of the method of food preservation. Drying, cleaning, not cleaning, cleaning and freezing.
ठीक है। सुखाना, जैसे कि मान के चलो हमें चना स्टोर करके रखना है ना, घर में चना रखते हैं ना, स्टोर करके रखना, कैसे रखेंगे? सुखा देंगे ना, सुखा के रख लेंगे। इमली है, इमली देखे हो ना, इमली हमें रखना है, तो क्या करेंगे? सुखा के रख देंगे, बहुत दिन चलता है। केनिंग, केनिंग कहने का मतलब 3 कैन में पैक कर देना, ठीक ना। मिल्क वगैरह हो गया, रसगुल्ला वगैरह हो गया, ये तो प्रोडक्ट हो गए, ये तो प्रोडक्ट हो गए, एग्रीकल्चर के प्रोसेस प्रोडक्ट हो गए। कुछ कुछ ग्रेन्स होते हैं, उसको डब्बे में पैक करके रखा जाता है। फ्रीजिंग, कभी कभी आपके घर में मटर पनीर बनने वाला होता है, तो देखते हो ना, हरा मटर खरीद के लाया जाता है दुकान से, और देखते होंगे वो जो हरा मटर आया है दुकान से खरीद के, वो ठंडा है। इसलिए है ठंडा क्योंकि उसको फ्रिज में स्टोर किया गया है ना। ड्राइंग reduces moisture content, canning prevent microbial growth and freezing reduces the rate of respiration of microbes। तो यही होता है, ड्राई करने से मॉइस्चर कंटेंट हट जाता है, पौधा सॉरी बीज वगैरह ग्रो नहीं करेगा, डोरमेंट कंडीशन में रहेगा ना, रेस्टिंग स्टेज पे रहता है। केनिंग वाले में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच नहीं पाता है ना, और फ्रीज में रखने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता। हम फ्रीज में भोजन को इसलिए रखते हैं क्योंकि माइक्रोब्स ठंडे में नहीं ग्रो करते हैं, मोस्ट एरिया में ग्रो करते हैं, वार्म एरिया में ग्रो करते हैं, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर वाले एरिया में ग्रो करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया चैप्टर का। कुछ कुछ हम जनरल नॉलेज की चीजें बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग को ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना, और जानना भी चाहिए। ग्रीन रिवोल्यूशन, इट इज ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन एक क्रांति था, एक फ्लो था, एक समय था भारत का और पूरे दुनिया का, जिसमें हाइब्रिड क्रॉप नए नए आए थे, और उस हाइब्रिड क्रॉप के चलते फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया था। लार्ज मतलब कि बहुत सारे फॉर्ड में 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, किसी किसी प्रोडक्ट का 10 गुना प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया था, है ना। तो वो एक मूवमेंट था, वो एक फ्लो था, दैट मूवमेंट, दैट टाइम, दैट एरा, है ना, ऑफ प्रोडक्शन ऑफ high quantity or more quantity of food grains are called green revolution। ठीक ना। yield of crop per hectare generally increased due to the genetically improved variety of seed। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे बीज का इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग, जिसके चलते बीमार कम पड़ता था, पौधा का प्रोडक्टिविटी हाई होता था, है ना। वो एक समय था जिसमें नई टेक्निक को हमने अपनाया in order to increase the productivity of crops। That era is called green revolution, है ना। डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी व्हीट मेज इंक्रीज फूड प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यही ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान हमने मेज, व्हीट और पैडी, कहा गया राइस, हाँ, इसका प्रोडक्ट वैरायटी हमने हाइब्रिडाइजेशन करके बढ़ाया। ठीक है, इसको करने वाले स्वामीनाथन थे। हाँ देखो, क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड एंड फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन भारत। भारत के कौन थे और वर्ल्ड वाइड कौन था, क्वेश्चन आता है। भारत के थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन। देखो यहाँ पर है ना, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ भारत, है ना। वाइल नॉर्मन ई बोर्लांग, नॉर्मन ई बोर्लांग, ठीक है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, पूरा दुनिया भर में कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने बहुत सी वेराइटीज बनाई थी। व्हीट का वेराइटी बनाया था सोनोरा 64, लर्मा रोजा 64, स्वामीनाथन ने बनाया था, कोई नाम है यहाँ पे, सरबती सोनोरा, ठीक ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेराइटी इन्होंने क्रिएट करा था, एक गामा म्यूटेशन। ठीक है, वो आप लोग बायोलॉजी पढ़ोगे तो क्लास 12 में जाओगे। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब बता ही दिए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब होता है 2 क्रॉप को मिक्स करके एक क्रॉप बनाना ना। कुछ हाइब्रिड का नाम दिया गया, देखो यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है, ये जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। जैसे कि ये देखो, सोनालिका, इट इज अ वेराइटी ऑफ व्हीट, है ना। मेज का है गंगा, इम्पोर्टेंट वेराइटी जो हम है वो पॉइंट आउट कर दे रहे हैं। जया रत्ना,
जया इट्स अ वैरायटी ऑफ राइस, पूषा बासमती, ठीक ना, ये वैरायटी है। बाजरा का बाजरा लिविट, सोयाबीन लिविट, पी लिविट, ब्रिंजल, ब्रिंजल भी छोड़ेंगे, कॉटन भी हटाएंगे। ये कॉटन में बीटी, बैसिलस थ्रांजिएंसिस कॉटन, ये इंपॉर्टेंट। इमास्कुलेशन क्या होता है? इमास्कुलेशन का मतलब होता है, यू नो फ्लावर, फ्लावर जानते हैं? हेलो Yes, हेलो, sir. Yes, फ्लावर, sir. ओके, फ्लावर में जानते हैं, है ना। फ्लावर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? फ्लावर के अंदर क्या क्या रहता है, ठीक ना। फ्लावर के अंदर कुछ कुछ इसेंशियल चीजें रहती हैं, जैसे कि फ्लावर हैज एंथर, ठीक ना, फ्लावर के पास एंथर रहता है, ठीक है, फ्लावर हैज एंथर, ठीक ना, फ्लावर हैज एंथर। एंथर इस तरीके से रहता है, एंथर इज मेल पार्ट, ठीक ना। और यहाँ पे प्रेजेंट रहता है इस तरीके से स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पिस्टल या फिर स्टेमन कहेंगे, सॉरी पिस्टल कहते हैं, ठीक ना। इसके पास रहता है फीमेल ओवा, फिर ओव्यूल, हाँ ठीक है, ओव्यूल रहता है, ओव्यूल के अंदर ओवा रहता है, ठीक है। मेल पार्ट के अंदर रहता है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन होता है, ठीक ना। सो इमास्कुलेशन का मतलब होता है, इमास्कुलेशन का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, इस पर्टिकुलर चीज को काट के हटा दें, रिमूव कर दें, ठीक ना, मेल पार्ट को रिमूव कर दें। रिमूवल ऑफ दिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड इमास्कुलेशन, ठीक है। अब क्या होगा, मेल पार्ट तो हट गया, अब फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं, इस ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं होना है ना, क्योंकि मेल गेमेट तो हट गया, स्पर्म सेल्स हट गया। तो स्पर्म सेल्स कहाँ से पाएंगे? वी गेट द स्पर्म सेल्स फ्रॉम, स्पर्म सेल कहने का मतलब मेल गेमेट, मेल गेमेट फ्रॉम अनदर प्लांट, अनदर प्लांट, ठीक ना। ये दूसरा प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा प्लांट है, दूसरा प्लांट, दूसरा के पास ये एंथर है, ठीक ना, इस एंथर का पोलन लेंगे। The question arises, why we are taking pollen from this plant? Why not we are using the pollen from the same plant? है ना। इस प्लांट की खासियत है कि ये एक डिजीज से बचा हुआ है, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है ना। एक बीमारी से ये ग्रसित नहीं हो सकता, इसका मतलब इसके पास बीमारी से लड़ने की क्षमता है ना, तो इस क्षमता को हम इस प्लांट के अंदर डालना चाहते हैं, इस प्लांट के बीज में डालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, इसका पोलन ग्रेन से इसका पॉलिनेशन करवाएंगे। अब क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एक नया बीज बनेगा, उस बीज के अंदर सी प्लांट आया, ठीक ना, ये दिस इज बी प्लांट, दिस इज ए प्लांट, नया सीड बनेगा, सीड को बोलेंगे सी ऑर्गेनिज्म और सी वेराइटी। अब इस सी के पास इसकी किसकी प्रॉपर्टी होनी है, बी की प्रॉपर्टी भी होनी है और ए की प्रॉपर्टी भी होनी है ना। तो इमास्कुलेशन एक स्टेप है, कौन सा प्रोसेस का, हाइब्रिडाइजेशन का, है ना, हाइब्रिडाइजेशन का एक स्टेप है इमास्कुलेशन ना। इमास्कुलेशन का डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से आएगा, इट इज द रिमूव, होगा सर देखो ना, द रिमूवल ऑफ स्टेमन ना फ्रॉम द फ्लावरिंग बिफोर मैचुरेशन, दैट इज कॉल्ड इमास्कुलेशन ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव फॉर प्लांट ब्रीडिंग, हम प्लांट ब्रीडिंग करेंगे क्यों, द क्वेश्चन अराइजेस, ठीक ना। प्लांट ब्रीडिंग क्यों करेंगे, क्यों हम चाहेंगे जी दो पौधे का प्रॉपर्टी एक पौधे में आ जाए, कुछ तो रीजन होना चाहिए ना, कुछ तो एम होना चाहिए ना। सो लेट्स सी व्हाट आर दोस नीड, व्हाट आर दोस एम्स, ठीक ना।
टू प्रोड्यूस हाई यील्ड वैरायटी ना। मान चलो एक पौधा है, वो एक पौधे में 100 ग्राम फल लग रहा है, तो हम हाइब्रिडाइजेशन के चलते कुछ ऐसा कर देंगे, कुछ इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन करेंगे कि वो 100 ग्राम की जगह 200 ग्राम प्रोडक्ट देने लगेगा एक पौधा में। बेटर क्वालिटी भी बढ़ सकता है। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, पानी कम भी मिले उस पौधे को तो जीवित रह सकता है। कुछ इंसेक्ट अटैक करने जाएगा तो वो इंसेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम अच्छा वैरायटी बनाने की कोशिश करते हैं। चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, कहने का मतलब एक पौधा है वो 120 दिन में तैयार हो रहा है ना, तो हम क्या कर देंगे, क्या चेंजेस लाएंगे, किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन करके कि उसका मैच्योरेशन 100 दिन में हो जाए, 100 डेज में हो जाए, तो इससे फायदा होगा कि नहीं होगा किसान को। ठीक है, कंसिडर करेंगे एक पौधा है, उसकी मैच्योरेशन हो रही है 120 डेज, एंड बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी हैव डेवलप्ड अ वैरायटी whose maturation period is 100 days, है ना, 100 दिन है। पहले वाला 120 दिन में तैयार हो रहा था, अभी 100 डेज में ही तैयार हो रहा है, तो इससे क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा बताएंगे जरा। हाँ जी बोलें। सर प्रोडक्शन बढ़ेगा। नहीं नहीं, प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, प्रोडक्शन जल्दी हो जाएगा, हम जल्दी मार्केट में बेचेंगे, लेकिन नहीं इस 20 दिन का काम घटेगा कि नहीं घटेगा, आराम करेंगे 20 दिन आराम, है ना, देखभाल कम करना पड़ेगा, पानी कम देना Yes, पड़ेगा, sir. है ना, तो ये फायदा है। वाइडर अडेप्टेबिलिटी, है ना, वाइडर अडेप्टेबिलिटी कहने का मतलब कि उस पर्टिकुलर पौधे को हम ज्यादा गर्मी वाले जगह पे भी लगा पा रहे हैं। वी आर एबल टू ग्रो दैट प्लांट इन वाटर एरिया, कोल्डर एरिया, डेजर्ट एरिया, सैंडी सॉइल, लूमी सॉइल, है ना, क्लेई सॉइल, एलुवियल सॉइल, नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, साउथ इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, माउंटेन एरिया में, मतलब कि वाइडर होना चाहिए, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ग्रो करने योग्य, है ना, दैट इज कॉल्ड वाइडर अडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट, डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर कहने का मतलब होगा कि पौधे का हाइट छोटा हो या बड़ा हो, है ना, इसका मतलब समझा रहा हूँ। अच्छा, आपके पास दो पौधा है, एक का हाइट 5 फीट है और एक का हाइट 3 फीट है ना, दोनों में खाना खाने की कैपेसिटी किसके पास ज्यादा होगी, भोजन किसको ज्यादा चाहिए, छोटे वाले को या ज्यादा बड़ा वाले को। एक का हाइट 5 फीट है और एक का हाइट 6 फीट, एक का हाइट 5 फीट है और एक का हाइट 6 फीट, तो किसको ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, 3 फीट वाले को या 5 फीट वाले को। हाँ हाँ, ऑब्वियसली द प्लांट विथ ग्रेटर हाइट, है ना, तो हम चाहेंगे कि प्लांट का हाइट छोटा ही रहे ताकि उसको कम से कम न्यूट्रिएंट देना पड़े, है ना, कम से कम न्यूट्रिएंट देना पड़े, हमारा पैसा बचेगा, खाद नहीं देना पड़ेगा, मैन्योर नहीं देना पड़ेगा ज्यादा, है ना। ये हो गया बेस्ट एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर। और भी कुछ कुछ है, फल लगने की, ज्यादा फल लगे, ज्यादा फ्लावरिंग हो, ये सब भी हम चाहेंगे कि हमारा हाइब्रिड के अंदर हो। ठीक है, नेक्स्ट टर्म बता रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है समझेंगे, ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। सी दिस इज अ प्लांट, ठीक है, ये पौधा है ना, ये पौधा है, ये भी एक पौधा है, फॉर एग्जाम्पल ये भी एक पौधा है, ठीक है, ये वर्ल्ड टाइप का है, घास फूस, है ना। इस पौधे के अंदर, इस बी पौधे के अंदर एक खासियत ये है कि इसके पास जो फल लगते हैं ना, उसका शुगर कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत मीठा होता है इसका फल, लेकिन साइज बहुत ही छोटा है, साइज इज वेरी स्मॉल, है ना। तो हमने क्या करा, इस पौधे के अंदर का न्यूक्लियस को हमने निकाला,
हमने न्यूक्लियस को निकाला, हमने इसके डीएनए को स्टडी करा। वी स्टडीड इस डीएनए। डीएनए देखो ना कुछ इस तरीके से होता है डीएनए। आप ये वाला स्ट्रक्चर देखे हो कहीं पे? ये वाला स्ट्रक्चर नो सर। डीएनए नहीं देखे हो कहीं पे? यस ये वाला स्ट्रक्चर हाँ देखे हो ना, इसको डीएनए कहते हैं। दिखा रहा हूँ डीएनए, ये रहा डीएनए। ओके, इस तरीके से तो बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही लंबा, 2 मीटर का होता है ये डीएनए रहा। ठीक है, इस डीएनए को हम निकालेंगे, है ना, और उसमें से स्टडी करेंगे कि कौन सा डीएनए वाला पोर्शन ये वाला रिस्पॉन्सिबल देखिए है। सर। हाँ देखे हो ना, ये वाला देखे हो ना, दिस इज डीएनए। यस सर। बोलते हैं ना ये हमारा जेनेटिक कैरेक्टर कहीं पे सुने हो ना, यस सर। ये कैरेक्टर इसके जीन में है, डीएनए में है, दिस इज डीएनए ना। तो स्टडी करने की कोशिश करते हैं डीएनए में कहाँ से कहाँ तक के पास मैसेज है, मैसेज स्टोर्ड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्वीटनेस के लिए। स्वीट, ठीक ना। उस पर्टिकुलर डीएनए को हम काटते हैं, ठीक ना। इस डीएनए को हमने काट दिया यहाँ, और काटने के बाद इस पौधे में इंसर्ट कर देते हैं, है ना। इस पौधे में इंसर्ट कर देंगे और इस पौधे से एक नया पौधा बनाते हैं, न्यू प्लांट बनाते हैं, है ना। तो ये जो नया पौधा आ गया ना, ये जो नया पौधा आया, ठीक ना, नया पौधा आया, ठीक है, इसके पास जो फल लगेगा ना, न्यू पौधा जो आया, इसके पास जो फ्रूट लगेगा वो स्वीट होगा, मीठा होगा, साइज भी बड़ा होगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा था, है ना। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवाए, हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन सेगमेंट काट के इस पौधे के अंदर डाल दिया। वो जीन सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल था फल को मीठा बनाने के लिए। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। यही चीज यहाँ पे लिखा होगा, देखो, द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर जीन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। और द प्लांट इन विच फॉरेन जीन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट और जेनेटिक। पौधा है, नया पौधा है, इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ बना रहे हैं, है ना। इस नया पौधे को हम कहेंगे, इस नए पौधे को हम लोग कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं, है ना। ट्रांसजेनिक प्लांट एग्जाम्पल बीटी ब्रिंजल। बीटी ब्रिंजल एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। बीटी कॉटन एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। चलिए ये भी बता दिया मैंने, आगे बढ़ते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग बताया था। मिक्स्ड क्रॉपिंग कहने का मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड में एक से ज्यादा प्रकार का क्रॉप ग्रो करवाना, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग। डेफिनेशन किताब से पढ़ेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, हमने यहाँ पे गेहूं लगाया, ओके, है ना, और इसमें हमने तिलहन भी लगा दिया, ठीक है, मस्टर्ड भी लगा दिया। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग। द प्रैक्टिस ऑफ growing two different or more than one type of plant is called mixed cropping. Two or more type of crop same field called mixed cropping, है ना। इससे क्या होता है, एक क्रॉप को जो न्यूट्रिशन चाहिए, दूसरे क्रॉप को न्यूट्रिशन चाहिए, अलग अलग होते हैं, और खाद में दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन प्रेजेंट रहता है ना। यदि एक क्रॉप लगाते तो वो तो अपना डिजायर न्यूट्रिशन ले लेता, बाकी तो ऐसे ही नुकसान रह जाता, एसिडीज रह जाता, हनीज रह जाता। तो मिक्स क्रॉपिंग से यही फायदा होता है कि खाद का भरपूर इस्तेमाल हो जाता है। नाउ व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग भी मिक्स
क्रॉपिंग ही होता है, लेकिन इसमें हम डेफिनेट रोज और कॉलम्स में लगाते हैं। जैसे कि हमने क्या करा है यहाँ पे, पहले वाला कंडीशन में जहां मन करे तहां हम क्रॉप लगा दिए। फॉर एग्जाम्पल जहां मन था तहां, ठीक ना, इसको हम लोग मिक्स क्रॉपिंग करेंगे। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग में एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, है ना। यहाँ पे हमने एक प्रकार का क्रॉप लगाया, ठीक है, बगल में हम दूसरे प्रकार का क्रॉप लगाएंगे इस तरीके से, है ना। दिस इज कॉल्ड इंटर क्रॉपिंग। एक पर्टिकुलर मैनर में करेंगे। इंटर क्रॉपिंग का एडवांटेज होता है खाद डालने में, पटाने में, पटाना मतलब कि सिंचाई करने में, मतलब इरिगेशन करने में, हार्वेस्ट करने में, वीड घास निकालने में ये फायदा होता है। नेक्स्ट, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन कहने का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक क्रॉप लगाना फिर दूसरा क्रॉप लगाना अगले सीजन में। जैसे कि हम यहाँ पे बता रहे हैं, आप लोग को देखेंगे जरा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था क्रॉप रोटेशन, हाँ क्रॉप रोटेशन एक्सप्लेनेशन के दौरान बताया था। रोटेशन, है ना। इस पर्टिकुलर एरिया में हमने लगाया पेडी। कब लगाया, अभी हमने लगाया मान चलो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मान चलो जुलाई से नवंबर हमने क्या लगाया, पेडी लगाया, ठीक ना। फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, ठीक है, जनवरी टू अप्रैल उसमें हमने क्या लगाया, वीट लगाया, ठीक ना। में हम अब वीट लगा देंगे, ठीक है। इस सीजन में वीट लगाएंगे, इस सीजन में पेडी लगाएंगे उस पर्टिकुलर फील्ड में, इस पर्टिकुलर फील्ड में। सो इस प्रोसेस को, इस रोटेशन प्रोसेस को कहा जाता है क्रॉप रोटेशन, है ना। एक बार धान लगाएंगे, एक बार गेहूं लगाएंगे, एक बार रबी क्रॉप और एक बार खरीफ क्रॉप, दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है वहां से। ओके, नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री। कितना है एनिमल हस्बेंड्री में, देख लें। एनिमल हस्बेंड्री वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट डे, है ना। अगले दिन स्टार्ट करेंगे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री। छोटा सा है, ठीक ना, तो पेजेस का होगा। अगले दिन स्टार्ट करेंगे, खत्म करेंगे, एंड देन वी विल सी सम ऑफ द क्वेश्चन। ओके, हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं आज। कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो पूछेंगे आप लोग ना, कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो पूछेंगे। सर इंटर क्रॉपिंग एक बार और बता दीजिए। हाँ ठीक है, बता रहे इंटर क्रॉपिंग क्या होता है। देखो इंटर क्रॉपिंग, ठीक है, इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है मिक्स क्रॉपिंग, लेकिन एक पैटर्न में होता है। इंटर क्रॉपिंग इट इज अ टाइप ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। क्लास 9 में और डिटेल में पढ़ेंगे आप इसको एग्जाम्पल पे। मिक्स क्रॉपिंग टाइप ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, है ना, इन अ पर्टिकुलर मैनर, पर्टिकुलर मैनर। डेफिनेशन वहां से है ना, डेफिनेशन वहां से देखेंगे, समझेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एग्रीकल्चरल लैंड, है ना। हम क्या करेंगे, इसमें लाइन खींच देंगे। ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, ये तीसरा लाइन हो गया, चौथा लाइन हो गया, है ना। तो एक रो में यहाँ पे हम एक प्रकार का पौधा लगाएंगे। देखो इसमें हम एक प्रकार का पौधा लगाएंगे, ओके, इस प्रकार का पौधा हमने लगाया है यहाँ पे। दूसरे वाले में वी विल प्लांट अनदर वेराइटी, ठीक है, जिसका हाइट लंबा हो, है ना। एक में हमने हाइट छोटा वाला प्लांट सेलेक्ट करा है, दूसरे में हाइट लंबा वाला प्लांट सेलेक्ट करा है, इस तरीके से। इन द नेक्स्ट रो विल प्लांट दिस वन, ठीक है, इसको प्लांट कर देंगे हम।
कपड़ा भी नहीं ओके हाँ इस तरीके से दूसरा प्लांट फिर से इन द नेक्स्ट रो विल प्लांट द प्लांट विथ लार्जर हाइट इस तरीके से अगेन इसमें छोटा हाइट का पौधा लगाएंगे। इस तरीके के पैटर्न को कहा जाता है इंटरक्रॉपिंग, ठीक ना, इंटरक्रॉपिंग का। इससे क्या होता है, हार्वेस्ट करने में आसानी होती है ना। मान के चलो यही चीज को हम इस तरीके से लगाते, इस तरीके से लगाते फॉर एग्जाम्पल, है ना, इस तरीके से लगा, इस तरीके से जहां मन करे तहां लगा देते हैं यही, तो हमें नुकसान होता है कि नहीं हार्वेस्ट करते समय, है ना। हार्वेस्ट करते समय, घास निकालते समय, पानी लगाते समय, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पानी ज्यादा चाहिए, यहाँ पे पानी कम चाहिए, लेकिन इसके केस में हम ये ध्यान नहीं दे सकते ना। तो ये फायदा होता है इंटरक्रॉपिंग में, इसी पैटर्न कहा जाता है इंटरक्रॉपिंग। एक पर्टिकुलर मैनर में, पर्टिकुलर स्टेशन में कायदे से एक रोज बना के, कॉलम बना के, है ना, बंड्स बना के इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, जिसको कहा जाता है इंटरक्रॉपिंग। तो अगले सीजन में आप 9th में जानोगे कि इंटरक्रॉपिंग में ये वाला पौधा कौन सा है, ये वाला पौधा कौन सा है ना। कैबेज के साथ कौन सा करते हैं, वीट के साथ कौन सा पौधा लगाते हैं हम लोग। वीट के साथ जनरली हम लोग मस्टर्ड लगाते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल ये रहा मस्टर्ड का पौधा, ये मस्टर्ड है, तो यहाँ पे रहेगा वीट, फिर मस्टर्ड, फिर वीट। इस तरीके से पैटर्न को फॉलो किया जाता है, ठीक है। हाँ, और कुछ पूछेंगे? नो सर। हाँ हाँ, नो सर। ओके देन, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम साइन ऑफ कर रहे हैं। अगले दिन हम स्टार्ट करेंगे बाय सर, गुड नाइट। एनिमल हस्बेंड्री। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।